हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग क्लासेस। आज हम लोगों की ये तीसरी क्लास है जीके और जीएस की। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं और फिर से उम्मीद यही है कि वहीं से पूछा जाएगा। इस क्लास में हम लोग 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नोट डाउन प्लीज, नोटबुक लेकर के बैठे, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट डाउन करने के बाद वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में फायदा जरूर देगा। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत बिना किसी देरी के करते हैं। ये आप लोगों के लिए है। अगर वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेशन अच्छी लगे और सेशन आप लोगों के लिए फायदेमंद हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस तो जरूर कीजिए, क्योंकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन इसको प्रेस करने पे ही आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो किए गए थे, उसके खिलाफ कौन से मूवमेंट्स चलाया गया था। कौन सा मूवमेंट्स है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी डैम आंदोलन, चिपको आंदोलन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। कौन कौन से आंदोलन या कौन से आंदोलन है जो उस वक्त चलाए गए थे? तो दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था और टेहरी डैम आंदोलन चला गया था। क्योंकि होता यह है कि ये प्रोजेक्ट्स शुरू करने से डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी जो जंगलात है उसको हटाया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, बहुत सारी जमीनें लग जाते हैं। तो लोगों ने इसके खिलाफ भी आंदोलन किया था। तो ए एंड बी इज द आर द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा जो ऑप्शन है डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी सही होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? टू अपहोल्ड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना। यह तो है फंडामेंटल ड्यूटी है भाई, मूल कर्तव्य है। टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, यह भी करेक्ट है, फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू ऑन चाइल्ड, अपने ही बच्चे को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, यह भी करेक्ट है। तो ए एंड बी एंड सी जब सब करेक्ट हो तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फंडामेंटल ड्यूटीज 11। अगले क्लास में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो वो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए होगा। अभी के लिए आगे चलते हैं। दोस्तों, एक किताब है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसको किसने लिखा? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने। तो दोस्तों, इस किताब का जो राइटर है वो डॉक्टर अंबेडकर है। आगे बढ़ते हैं। When was the Ireland forcefully incorporated into the United Kingdom? आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? 1707 में, 1798 में, 1801 में। तो जो आयरलैंड था उसको फोर्सफुली जबरदस्ती जो ना यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था वो था 1801 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who started सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान किसने शुरुआत की, प्रारंभ किया? इंदिरा गांधी ने, नरसिम्हा राव ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने की? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। सर्व शिक्षा की अभियान अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन। When did श्रीलंका become independent? श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका की आजादी कब हुई थी? 1945 को, 1947 को इंडिया हुआ था,
हमको तो भूलना ही नहीं चाहिए। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। श्रीलंका 1948 को इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट हुआ था। अगला क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड इज फॉर, अन्नपूर्णा राशन कार्ड किसके लिए है? अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? ओल्डर एंड पुअर पीपल अबव 65 ईयर्स, जो बूढ़े और गरीब लोग हैं जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है उनके लिए। अबव पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवार के लिए। बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार के लिए। तो दोस्तों अन्नपूर्णा जो योजना था, वो योजना राशन कार्ड था, वो जो बूढ़े गरीब लोग हैं जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है उनके लिए था। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल इन इकोसिस्टम वाज प्रोपोज्ड बाय। वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल, परिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ओडम के जरिए, ओडम के द्वारा, लिंडमैन या फिर क्लेमेंट्स, किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? ओडम के द्वारा दिया गया था ये योजना। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, S2 सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं पोल्यूशन, इज इंडिकेटेड बाय ऑर्चिड्स, ऑर्किड द्वारा, मैंग्रोव्स, मैंग्रोव द्वारा, लाइकेन, ये लाइकेन द्वारा। तो दोस्तों जो सल्फर ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड पोल्यूशन है, जो सल्फर ऑक्साइड 2 यानी SO2 प्रदूषण सूचित होता है लाइकेन के द्वारा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है वो गोवा में है, इसलिए ए इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, बी इनकरेक्ट ऑप्शन, सी भी इनकरेक्ट ऑप्शन, और जब ए बी सी इनकरेक्ट हो तो डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इस वजह से ई इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, ये जो IUCN हेडक्वार्टर्स है वो कहां पे है? IUCN हेडक्वार्टर्स जो नेचर और स्पीसीज का जो प्रिजर्वेशन या उनकी देखरेख करता है उसको IUCN बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनाइटेड यूनिफिकेशन बोलते हैं। ये थोड़ा सा मुझे शक हो रहा है कि यू से क्या होता है, बट फॉर कॉर्पोरेशन ऑफ नेचर, IUCN जो ये तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, वह स्पीसीज या नेचुरल जो एलिमेंट्स है उनकी देखरेख करने वाला ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक्चुअली स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है, कितना ऊर्जा लगता है? तो दोस्तों 5%, 10%, 15%, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें जो ऊर्जा लगता है वो 10% लगता है, इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नीमेटोफोर्स आर प्रेजेंट इन, ये श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। दोस्तों ये जो नीमेटोफोर्स है, श्वसन मूल है, ये जो जड़ें हैं, जिस पेड़ की जड़ें या कुछ जड़ें जो होती हैं, रूट्स, वाटर या फिर अर्थ, या जमीन पर या पानी पर जो कुछ जड़ें जो फैली रहती हैं उसको नीमेटोफोर्स बोलते हैं, श्वसन मूल बोलते हैं। ये किसमें पाया जाता है?
ए में भी पाया जाता है, हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है, जीरोफाइट्स में नहीं पाया जाता है, और हैलोफाइट्स में पाया जाता है। तो ए एंड सी मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन, इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक से ज्यादा सही है, इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी सही है। दोस्तों निमेटोफोर्स जो होता है वो हैलोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है, इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट? सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होता है पैन, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन। तो दोस्तों ये जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है वो सल्फर ऑक्साइड होता है और ओजोन होता है। तो बी एंड सी टू ऑप्शंस आर करेक्ट, इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये गलत, ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10% लॉ ऑफ एनर्जी फॉलो इन इकोसिस्टम वाज प्रोपोज्ड बाय लिंडमैन, हकल द्वारा, इल्टन द्वारा। तो दोस्तों ये जो 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम जो प्रपोज किया गया था वो लिंडमैन के द्वारा किया गया था, इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड। ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है वो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। वेस्टर्न घाट्स जैसे हमारा ये जो एरिया है यहां पे पाया जाता है, उसी तरह आइसलैंड में पाया जाता है, अंडमान निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद अपर पार्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु भी है इसका पार्ट। दोस्तों यहां पाया जाता है। तो वेस्टर्न घाट में क्या क्या आता है? कर्नाटका आता है, वेस्टर्न घाट में केरला भी आता है। तो इस वजह से ए एंड सी आर बोथ ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस, इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ मीथेन इन इंडिया। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? वेट फील्ड, गेहूं का खेत, शुगर केन फील्ड, गन्ने का खेत, राइस फील्ड, धान का खेत। क्या है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही है, मेजर सोर्स ऑफ मीथेन जो है वो राइस फील्ड है, इसलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द लेयर ऑफ एटमोस्फियर हैविंग लोवेस्ट टेम्परेचर। जो एटमोस्फियर का जो लेयर है उसमें से कौन सा ऐसा लेयर है जिसमें सबसे कम टेम्परेचर होता है? स्ट्राटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर और मेजोस्फियर। कहां पे? समताप मंडल, शोभ मंडल, मध्य मंडल। तो दोस्तों जो लेयर है एटमॉस्फेयर का जिसमें सबसे कम टेम्परेचर होता है वो मेजोस्फियर है, इसलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इज रेफर टू। कर्मिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव अवर्धन कहा जाता है, बायो मैग्निफिकेशन। यूरोफिकेशन, यूथ्रोफिकेशन ये तो नहीं है, और सी बायो एक्युमुलेशन ये भी नहीं है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। Which of the following acts as a pioneer species in a Girard succession? Girard succession निम्नलिखित में से कौन सी शुष्तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी पराजित के रूप में कार्य करता है? मैं माफी चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है,
क्योंकि मैं हिंदी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ। छोटे में भी बहुत एक या दो दूसरी क्लास की हिंदी मैंने पढ़ी है, लेकिन उसके अलावा हिंदी से मेरा कोई नाता नहीं रहा है। तो अगर तलफ़ुज़ में या प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ गलतियां हो जाए तो प्लीज उसके लिए माजरत खाऊं। मैं कोशिश जरूर करूंगा जो हिंदी का जो पोर्शन है उसको मैं अच्छे से समझा पाऊं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ पॉइनियर स्पीसीज इन अ जिराक्स सक्सेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों ए, लाइकन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, द रामसार कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ। ये जो रामसार सम्मेलन है किसके संरक्षण से जुड़ा है? ड्राईलैंड्स? नहीं। वेटलैंड्स? फॉरेस्ट? भी नहीं है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेटलैंड से जुड़ा है। जो रामसार सम्मेलन है वेटलैंड संरक्षण से जुड़ा हुआ है, वेटलैंड्स। अगला क्वेश्चन, इटाई इटाई जो बीमारी है, रोग है, वो किससे होता है? मरकरी, पारा, आयरन, लोहा से होता है या कैडमियम? तो दोस्तों जो इटाई इटाई रोग है वो कैडमियम की वजह से होता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीतु कंजर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थाने इन सीतु, कौन सा स्वस्थाने इन सीटू संरक्षण के अधिनियम में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? नेशनल पार्क ये शामिल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी शामिल है, लेकिन ए इज नॉट इंक्लूडेड। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, मीटर और वोल्ट मीटर। इनमें से कौन सा यूज होता है? पोटेंशियोमीटर और जो वोल्ट मीटर है, ये दोनों दो पॉइंट में जो डिफरेंस ऑफ करंट है, डिफरेंस ऑफ करंट है 2 पॉइंट्स के बीच, बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये जो दोनों है पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर, ये 2 पॉइंट्स के दरमियान, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंट ऑफ करंट है उसको मापने के लिए ये यूज होता है। और जो ये गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर, ये जो दोनों है वो जो करंट का जो फ्लो है उसको मेजर करने के लिए, फ्लो ऑफ करंट। तो दोस्तों ये सारा ही पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है ना मापने के लिए यूज होता है। इस वजह से ए भी सही है, गैल्वेनोमीटर भी सही है, वोल्ट मीटर भी सही है। इस वजह से जब ए बी सी सही हो, यानी वन ऑफ द अबव, मोर देन वन जब सही हो, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी हमारा सही ऑप्शन होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? विक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, विक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, आदिश मात्रा, सदिश मात्रा, आयाम रहित मात्रा। तो क्या है? जो मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र है वो विक्टर क्वांटिटी है, सदिश मात्रा है, इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अ मैन पुशेस मोर वेट ऑन द अर्थ। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? किस स्थिति में अपना भार ज्यादा जना दे सकता है जमीन पर? किस स्थिति में? बैठने की स्थिति में, स्टैंडिंग पोजीशन,
खड़े होने की स्थिति में, लाइंग पोजीशन जमीन पर लेट जाने की स्थिति में। तो दोस्तों जो हमारा वजन है सबसे ज्यादा हम कब जो है ना जमीन पर ज्यादा वजन डाल सकते हैं, वो है खड़े होने की स्थिति में। खड़े होने की स्थिति में ज्यादा वजन हम डाल पाएंगे। तो इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द कलर्ड लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट while पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? येलो है, वायलेट है, ब्लू है? क्या है दोस्तों? इसमें जो सही ऑप्शन है वो वायलेट है, बैंगनी। बैंगनी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कलर। अगला क्वेश्चन, अ पीस ऑफ राइस इज ड्रॉप्ड इन अ वेसल कंटेनिंग केरोसिन ऑयल। यानी मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल का की जो सतह है वो क्या होगा? यानी एक मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के तेल का जो बर्तन है वो मिट्टी के तेल से भरा हुआ है। उसमें अगर एक टुकड़ा आइस का यानी बर्फ का अगर डाल दिया जाए तो क्या लेवल ऑफ केरोसिन जो है ना क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा? राइस उठेगा, फॉल, गिरेगा, रिमेन सेम, वैसे ही बनी रहेगी। तो क्या है दोस्तों? बी इज द ऑप्शन, फॉल, घटेगा। आगे बढ़ते हैं। द पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच को पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। द पीएच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर देन 7। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? गैस्ट्रिक जूस, ब्लड प्लाज्मा, विनेगर, सिरका। जो गैस्ट्रिक जूस है वो गैस्ट्रिक जूस, ब्लड प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा, विनेगर, सिरका जिसको बोलते हैं। दोस्तों सही ऑप्शन है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो है, जो निम्नलिखित में से जो ब्लड प्लाज्मा है उसका जो पीएच है वो 7 से अधिक होगा। इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। क्या होगा? 1 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। सामान्य नेत्र जो लेंस होता है आंख का, वो कितनी दूरी होती है? दूरी होती है उसकी वह है 2 सेंटीमीटर। एक सामान्य नेत्र लेंस की जो नाभिक दूरी होती है वो 2 सेंटीमीटर होता है। द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट 2 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। Which substance is formed by the action of chlorine gas on dry slaked lime? शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों विच सब्सटेंस इज परफॉर्म्ड, इनमें से कौन सा सब्सटेंस बनता है बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लैंट की क्रिया से? शुष्क बूझे हुए चूने, जो स्लैंट लाइम है उसको शुष्क बूझे हुए चूने पर शुष्क बूझे हुए ड्राई स्लैंट लाइम जो होता है, शुष्क बूझे हुए चूना होता है, उस पर क्लोरीन गैस की क्रिया से जो पदार्थ बनता है वो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। माता पिता से संपत्ति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया। संतति। माता पिता से संतानों में लक्षणों के पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? वेरिएशन है, रूपांतरण, हेरिडिटी है, आनुवांशिकता, जीन या जीन है। दोस्तों ये हेरिडिटी है। इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम के
सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? एमीटर एंड वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। सी ऑप्शन बोलता है कि एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल एंड वोल्ट मीटर इन सीरीज। एमीटर को समानांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। या उपरोक्त में से एक से ज्यादा या उपयुक्त में से कोई नहीं, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस when dilute hydrochloric acid is added to the iron filling? लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। उपर्युक्त में से एक से ज्यादा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से जो होता है वो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। इस वजह से ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट द फ्लड, यानी बाढ़ आ रही है उसको जो है ना रोकथाम के लिए सबसे अच्छा मेथड, सबसे बेस्ट मेथड, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या होता है? ग्रेजिंग, चराई, अफॉरेस्टेशन, वनारोपण, डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन। डिफॉरेस्टेशन कहते हैं कि जंगलें खत्म कर देना। अफॉरेस्टेशन कहते हैं जंगलें बनाना, यानी पेड़ पौधे लगाना ताकि जो ना हरा भरा रहे, जंगल बना रहे। तो दोस्तों जो बाढ़ को रोकथाम के लिए जो उत्तम सबसे अच्छा विधि है, तरीका है, वो अफॉरेस्टेशन है। अफॉरेस्टेशन का मतलब यह है कि पेड़ पौधा लगाते रहे। पेड़ पौधा अगर लगाएगा तो जमीन जो है मजबूत रहेगी, वो फिर जमीन कटेगी नहीं। इस वजह से ये अफॉरेस्टेशन ही इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसी वजह से पिछले सालों में, कई दशकों में, पिछले हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि अफॉरेस्टेशन के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन हमने देखा कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के खिलाफ भी आंदोलन हुए थे। तो दो आंदोलन हमने अभी देखा जो डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ हुआ था। डिफॉरेस्टेशन, जब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है तो डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलें काटी जाती हैं, जमीनें खोदी जाती है, तो उसको रोकथाम के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए थे। तो बाढ़ को रोकने के लिए जो सही उपाय है वो है अफॉरेस्टेशन, वनारोपण, पेड़ों का वो करना, लगाना, उसकी देखभाल करना, ये भी होता है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। फूड कैंस आर कोटेड विथ टीन नॉट विथ जिंक। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों? जिंक इज कॉस्टलियर देन टीन। जिंक टीन की तुलना में महंगा है। जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टीन। टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशाली होता है। मोर देन वन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो खाने के डिब्बे हैं उन पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि जिंक जो होता है टीन के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी टीन की तुलना में जिंक अधिक
प्रतिक्रियाशाली होता है। इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फंक्शन इज परफॉर्म बाय द ओवरीज। ओवरीज जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है? अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? जो हमारी महिलाएं हैं उनके अंदर जो अंडाशय होते हैं उनका क्या क्या काम होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवन, ओवन, एग का फॉर्मेट करना, यह भी सही है। सेक्रेशन ऑफ प्रोग्रेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव, डिम का निर्माण, और सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी सही है क्योंकि ये दोनों हार्मोन्स होता है, एक तरह का हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, दोनों जो ना ओवरीज ही का काम होता है दोनों को वो करना, डेवलप करना। तो ओवेन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन सबको जो ना ओवरीज ही कंट्रोल करता है और प्रोड्यूस करता है। इस वजह से ए बी सी सब सही है, मोर देन वन ऑफ द अबव सही है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन तमारिंड, टमारिन, इमली में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक एसिड, मेथनोइक अम्ल, टर्टरिक एसिड, टर्टरिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, मोर देन वन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से एक से अधिक, या नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इमली में जो अम्ल होता है, एसिड होता है, वो टर्टरिक एसिड होता है, टर्टरिक एसिड। इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉलीफॉर्म्स, कॉलीफॉर्म्स क्या होता है? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल्स, जो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द हॉट स्प्रिंग्स, गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फ्रीजिड इन्वायरमेंट, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। दोस्तों ये कॉलीफॉर्म्स जो होता है वो बैक्टीरिया है जो पाचन नाल में उपस्थित होते हैं, जो पाचन नाल में उपस्थित होता है उसको वो कॉलीफॉर्म बोलते हैं। प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल्स, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं वो कॉलीफॉर्म होते हैं। इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट इन चार्ज ऑफ न्यू बिल्डिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की जो नई बिल्डिंग बनी है उसका जो आर्किटेक्ट इंचार्ज है उसका नाम क्या है? भारत के सांसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? प्रभारी वास्तुकार अरुण गोयल, पद्मश्री बिमल पटेल, अनूप राय, इसमें से ज्यादा, एक से ज्यादा, या कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों नए पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसका जो इन आर्किटेक्ट इंचार्ज था वो था बी ऑप्शन, पद्मश्री बिमल पटेल। दोस्तों हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन था। हमने आज 40 क्वेश्चंस करे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगली क्लास में हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में मैं जरूर कोशिश करूंगा जो क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करूं, डिटेल डिस्कशन करूं, ताकि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप लोग नोट डाउन कर लें। क्योंकि कभी कभी होता यह है कि सेम क्वेश्चन आ जाता है, जैसे प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन है, ये सेम ही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन कभी कभी होता है कि उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जो डिटेल है उससे, या उसकी हिस्ट्री है उससे पूछ दिया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन जरूरी है, डिटेल डिस्कशन।
डिस्कशन जरूरी है। तो हम लोग अगली क्लास में डिटेल डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। इस क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.